हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। आज बात करेंगे एक ऐसी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनी की जो जो पूरे इंडिया में क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स और 5 मिनट्स डिलीवरी, 10 मिनट्स डिलीवरी का बूम चल रहा है। उसका एक प्रॉक्सी प्ले है और वो सपोर्ट करती है सारी कंपनीज को इस डिलीवरीज को बनाने में। और आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं जिस कंपनी की बात करूँगा उसका नाम लूँगा। इट्स नॉट अ बाई और सेल रिकमेंडेशन। में जस्ट आपको कैसे बिजनेस मॉडल एनालिसिस करते हैं, कॉन कॉल्स को समझते हैं, कंपनी की ग्रोथ को समझते हैं, सेल्स को समझते हैं और रेवेन्यूज को कैसे इंक्रीज कर रही है, प्रॉफिट बढ़ा रही है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए, एजुकेशन के लिए ये वीडियो है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर एंड दिस वीडियो यू शुड नॉट टेक एज अ बाई और सेल रिकमेंडेशन। तो जिस कंपनी की आज बात करेंगे वो है शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज। और इस वीडियो में बेसिकली सबसे पहले उसका बिजनेस मॉडल समझेंगे डिटेल में, क्योंकि इस कंपनी की हम पहली बार बात कर रहे हैं इस चैनल में। फिर इस क्वार्टर के और ईयर एंड के रिजल्ट्स कैसे रहे उनके Q4 26 के, और उसके बाद कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दी और क्या Q&A हुए, उससे हम आगे की ग्रोथ के बारे में क्या समझ सकते हैं, और कैसे कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है और ये पूरा सेक्टर कैसे ग्रो कर रहा है वो भी हम समझेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले अगर हम बिजनेस मॉडल को समझें तो ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनी है जो एसेट लाइट कंपनी है। एसेट लाइट इन द सेंस कि ये अपने ट्रक्स और जो लास्ट माइल डिलीवरी वर्कर्स होते हैं ये उनके खुद के एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं, बट ये हायर करते हैं उन लोगों को डिलीवरी करने के लिए। दे हैव देयर ओन लॉजिस्टिकल सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ इनके स्टोर्स रहते हैं जहाँ पे ये सॉर्टिंग करते हैं गुड्स की, बट और फिर सप्लाई करते हैं। और ये सारे जो वेयर हाउसेज हैं ये लोग रेंट पे लेके चलते हैं, ओन नहीं करते हैं। तो बेसिकली कंपनी के जो 3 बिजनेस वर्टिकल हैं जिसमें कंपनी ऑपरेट करती है और जिस तरीके से ये लॉजिस्टिकल सपोर्ट देती है, तो पहला है एक्सप्रेस डिलीवरी। एक्सप्रेस डिलीवरी बेसिकली जो ई कॉमर्स है पूरा का पूरा, जो कंपनीज हैं लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इस टाइप की जो कंपनीज हैं जो अपने ऑनलाइन डिलीवरीज करती हैं, इनको ये शैडोफैक्स सपोर्ट करती है। तो ये शैडोफैक्स इनके लिए हर तरीके का काम करती है। जो ऑर्डर अगर आप करते हैं तो आपके घर पे जाके डिलीवरी देना उन गुड्स की, फिर अगर रिटर्न आप करते हैं उसको वापस लेना, और जो इसमें 1 डे डिलीवरी, 2 डे डिलीवरी या सेम डे डिलीवरी होता है उसको भी ये सपोर्ट करती है। तो इस बिजनेस वर्टिकल में क्या है कि देखिए, अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज का खुद का भी लॉजिस्टिकल आर्म है जो ये सप्लाईज करती हैं, बट इट इज़ नॉट इनफ कि वो उनको सपोर्ट कर सके पूरा फुली ऑपरेशनल होने में ऑल ओवर इंडिया में और हर जगह। और जब खासतौर पे फेस्टिवल सीजन में पीक डिमांड होती है तो इनका इंटरनल लॉजिस्टिकल आर्म इज़ नॉट इनफ कि पूरी तरीके से इनके सारे ऑर्डर्स को फुलफिल कर सके। तो जो भी इनके एक्स्ट्रा ऑर्डर्स होते हैं ये शैडोफैक्स टाइप की कंपनीज को आउटसोर्स करती है, जो हो सकता है अमेजन के वेयर हाउस से पिक करके आपके घर पे जाके पार्ट गुड्स को दें, या फिर इनके खुद के भी स्मॉल वेयर हाउसेज हैं जहाँ पे ये अगर एक लार्ज पोर्शन किसी सिटी का, किसी एरिया का मिल जाता है तो ये सारे ऑर्डर्स को सॉर्ट करके अपने वेयर हाउस में रख के लास्ट माइल डिलीवरी करते हैं। और इसमें जो ये कलेक्ट करते हैं लोगों से सामान टू पुट इन द वेयर हाउस, उसमें भी ये कंपनी सपोर्ट करती है। और अगर थोड़ी सी हिस्ट्री हम शैडोफैक्स की समझें तो ये शुरू हुई थी मीशो से मेनली सपोर्ट करने के लिए। वन पॉइंट ऑफ टाइम इसका बहुत बड़ा 50-60% बिजनेस सिर्फ मीशो से ही आता था, बट नाउ द सिचुएशन हैव चेंज, दे हैव ऑनबोर्डेड मेनी अदर कस्टमर्स। और अपार्ट फ्रॉम ई कॉमर्स में, अपार्ट फ्रॉम बिग कंपनीज लाइक अमेजन और फ्लिपकार्ट, स्मॉल कंपनीज भी हैं जो नाइका या जैसे जो सेगमेंट स्पेसिफिक कंपनीज होती हैं जो ब्रॉडली सारे के सारे सेगमेंट्स कवर नहीं कर रही, बट कोई हो सकता है कि कपड़े ऑनलाइन बेच रही हो, कोई हो सकता है कॉस्मेटिक्स बेच रही हो नाइका की तरह। तो इस टाइप की जो कंपनीज हैं जिनका खुद का लॉजिस्टिकल सपोर्ट उतना नहीं है, बिकॉज दे आर सेलिंग मेनली ऑनलाइन, बट ये पूरा का पूरा अमेजन की तरह सारा का सारा वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स हर कुछ अपना नहीं बना सकते। सो दे आर ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कस्टमर्स फॉर शैडोफैक्स। जो ऑनलाइन उनके पास ऑर्डर्स करते हैं वो कम्प्लीटली आउटसोर्स कर देते हैं शैडोफैक्स को, और इनका पार्सल्स को पिक करना, वहाँ से वेयर हाउस में रखना, ऑर्डर्स को रिसीव करना, फिर डिलीवर करना, ये सारा का सारा शैडोफैक्स ही देखती है। तो ये एक पोर्शन है बिजनेस का ई कॉमर्स से पूरा का पूरा, और इसका अराउंड कंट्रीब्यूशन इस वक्त 75% है। जो टोटल लास्ट क्वार्टर के या लास्ट ईयर के जो इनकी सेल्स हुई उसमें से 75% इस बिजनेस से आता है। दूसरा जो वर्टिकल है उसको ये बोलते हैं हाइपर लोकल। हाइपर लोकल का मतलब है जो आपका क्विक कॉमर्स की डिलीवरी है, फूड डिलीवरी है, जो आप ब्लिंकिट पे 10-15 मिनट में आपके घर पे आ जाता है, या फिर स्विगी जोमेटो से आप फूड मंगाते हैं, या फिर ये जो लोकल राइडर्स होते हैं, आप यहाँ से 2-4-5 किलोमीटर दूर अपना कोई छोटा सा सामान बेच रहे हो, कभी चाबी भेज रहे हो या कोई डॉक्यूमेंट्स रह गए हों,
जो हम रैपिडो टाइप की कंपनी से बेचते हैं। तो इन सब की जो हाइपर लोकल डिलीवरीज होती हैं विद इन द इंट्रा सिटी, विद इन 4-5-3-4 किलोमीटर्स, ये है हाइपर लोकल। इसमें भी ये लोग एक तो स्विगी जोमेटो को भी सपोर्ट करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डर्स के लिए, उसके अलावा ब्लिंकिट को भी सपोर्ट करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डर्स के लिए, जो कम्प्लीटली, क्योंकि क्या है, शेडोफैक्स के पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, ऐप है, जिसमें कि इनके जो राइडर्स हैं सारे के सारे रहते हैं, और ये सेम राइडर्स को कभी स्विगी जोमेटो के फूड के ऑर्डर्स दे देते हैं, कभी उनको क्विक कॉमर्स के ब्लिंकिट के ऑर्डर दे देते हैं, उन्हीं राइडर्स को ही कभी कभी अमेजन फ्लिपकार्ट के भी ऑर्डर्स दे देते हैं। तो एक तरीके से उन राइडर्स का अलग अलग तरीके से यूज़ करके ये फुली एफिशिएंसी उनकी इंक्रीज कर रहे हैं। और ये जो हाइपर लोकल है, इसमें एक और भी चीज़ है कि जो कुछ ऐसी कंपनीज अब आ रही हैं जो क्विक कॉमर्स करना चाहती हैं, 5-10 मिनट की डिलीवरी, बट दे डोंट वांट टू हैव देयर ओन वेयर हाउसेज, देयर ओन डार्क स्टोर्स। तो उसमें भी अब ये कंपनी आगे आ रही है, और इस बार उन्होंने कॉन कॉल में और अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बताया है कि दे आर गोइंग टू स्टार्ट विद अमेजन डार्क स्टोर। सो बेसिकली अमेजन अपना क्विक कॉमर्स का बिजनेस शुरू करना चाह रही है, एक्सपैंड करना चाह रही है इंडिया में, लाइक ब्लिंकिट, और दे डोंट वांट टू ओपन देयर ओन डार्क स्टोर्स। सो इस साल तक शेडोफैक्स के अराउंड 15 डार्क स्टोर्स थे इंडिया में, जो मेनली कंसंट्रेटेड सिर्फ एक ही सिटी में थे, उसमें से 10-11। और एक साल तक उन्होंने उस बिज़नेस को चला के देखा है, कैसे डार्क स्टोर्स रन करते हैं, क्या उनके लोकल इकोनॉमिक्स रहते हैं, हाउ आर दे गोइंग टू बी मार्जिन पॉजिटिव और नॉट, और दे हैव अंडरस्टूड दैट दे कैन रन दिस बिजनेस वेरी गुड। और उन्होंने अमेजन से एक तो कोलैबोरेशन किया है, और वो और भी कंपनी से आगे जाके करेंगे कि उनका जो क्विक कॉमर्स का बिजनेस है उसके सारी वेयर हाउसिंग डार्क स्टोर्स की, सारी तो नहीं कहना चाहिए बट मोस्टली अमेजन से इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला, और इस साल ये अराउंड 100 डार्क स्टोर्स खोलने वाले हैं। तो FY27 के एंड तक दे वुड ऐड 100 डार्क स्टोर्स, जो अभी तक सिर्फ 15 है, तो 15 से बढ़ के 100 हो जाएंगे इनके डार्क स्टोर्स। तो हाइपर लोकल में ये एक बड़ा बिग प्ले है जो इनके पास आने वाला है। उसके बाद जो थर्ड इनका वर्टिकल है वो है अदर लॉजिस्टिक। अदर लॉजिस्टिक्स में इन्होंने पास में बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करे हैं अलग अलग टाइप के लॉजिस्टिक्स के, और नाउ दे हैव नैरोड डाउन, वो अपने बिजनेसेस कुछ बंद कर रहे हैं जो उतने प्रॉफिटेबल नहीं रहे हैं, और नाउ दे आर कंसंट्रेटिंग ऑन एक तो स्पेशल लॉजिस्टिक्स जो कि हाई वैल्यू क्रिटिकल लॉजिस्टिक्स होते हैं, लाइक ज्वेलरी, इस टाइप के लॉजिस्टिक्स, उसमें वो कंसंट्रेट करेंगे। और करेंटली ये अदर लॉजिस्टिक्स का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ही कम है, 80 CR के रेवेन्यूज आए हैं Q4 में, विच इज़ अराउंड 10%, लेस देन 10% इनफैक्ट ऑफ द टोटल रेवेन्यूज। तो ये 3 वर्टिकल्स में वो अपने बिजनेस को डिवाइड करते हैं। बट अगर इस इनके बिजनेस को दूसरे तरीके से समझे कि ये इनके कस्टमर्स कौन कौन है, तो ये अपने कस्टमर्स को डिफाइन करते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल ई कॉमर्स। हॉरिजॉन्टल ई कॉमर्स का मतलब है कि जो अमेजन, फ्लिपकार्ट जैप की बड़ी कंपनीज हैं जो सब कुछ बेचती हैं ई कॉमर्स में, जूता चप्पल से लेके महंगी चीज़ों से लेके एवरी डैम थिंग दे आर सेलिंग, तो ये इनके कस्टमर हैं। दूसरा है वर्टिकल ई कॉमर्स, जो सेगमेंट अभी बढ़ रहा है। वर्टिकल ई कॉमर्स का मतलब ये है कि ऐसी कंपनीज जो एक सेगमेंट में ज़्यादा ई कॉमर्स बेचना चाह रही है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने नाइका का नाम लिया, वो अपने कॉस्मेटिक्स का ई कॉमर्स करना चाह रही है, या फिर कोई कंपनी हो सकती है वो सिर्फ जूते बेचती हो, तो फिर वो जूते को ई कॉमर्स पे ऑनलाइन सेल करना चाह रही है। फिर कोई कंपनी हो जो सिर्फ कपड़े बेचती है, कोई कंपनी हो जैसे लेंसकार्ट है वो अपने सिर्फ चश्मे बेच रही है ऑनलाइन, तो ऐसी कंपनीज को ये बोल रहे हैं वर्टिकल ई कॉमर्स। और वर्टिकल, क्योंकि ये एक वर्टिकल में काम करते हैं, और वर्टिकल ई कॉमर्स इज़ वन ऑफ द सेगमेंट्स जो इनका काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। क्योंकि देखिए वर्टिकल ई कॉमर्स कंपनीज कंपैरेटिवली छोटी होती हैं और उनका ओवरऑल साइज़ कम होता है, वो अपना पूरा लॉजिस्टिकल कंपनी नहीं बना सकती अलग से जाके, क्योंकि फ्लिपकार्ट और अमेजन तो पूरा का पूरा अपना लॉजिस्टिकल आर्म बना के खुद ही मोस्टली अपने 60-70-80% ऑर्डर्स खुद ही सारे के सारे हैंडल करती हैं। बट ये जो वर्टिकल ई कॉमर्स कंपनीज हैं, ये अपना खुद का लॉजिस्टिकल इतना बड़ा आर्म नहीं बना सकती, और ये वेयर हाउसिंग के लिए, लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए, लास्ट माइल डिलीवरी के लिए, हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट रहेंगी थर्ड पार्टिकल लॉजिस्टिकल कंपनीज लाइक शेडोफैक्स के लिए। तो वर्टिकल ई कॉमर्स एक बहुत बड़ा ग्रोइंग सेगमेंट है फॉर शेडोफैक्स, और ये वर्टिकल ई कॉमर्स दोनों जगह है। एक्सप्रेस में भी है जो 1-2-3 दिन बाद आपके पास आए, और कुछ ऐसी कंपनीज हो सकती हैं जो वर्टिकल ई कॉमर्स में जो वो होता है क्विक कॉमर्स की 5-10 मिनट, 5-10 तो नहीं, 15-20 मिनट में सामान देना चाहें, दोनों तरह से ये वर्टिकल ई कॉमर्स कंपनी काम कर रही है। तो इनके दोनों बिजनेस सेगमेंट्स की ग्रोथ वर्टिकल ई कॉमर्स कंपनी की वजह से हो रही है। इसके अलावा देखिए और जो इनका बड़ा बिजनेस ग्रोथ आने वाला है उसमें एक D2C सेक्टर है कि डायरेक्ट टू कस्टमर। इसमें बहुत सारे लोकल लोग हैं जैसे कि जो आजकल इंस्टाग्राम से, यूट्यूब के थ्रू अपना सामान बेचना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को ये कंपनी पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाह रही है
कि वो अगर किसी को अपना सामान भेजना चाहें, आज के टाइम पे वो जाते हैं किसी से, कुरियर कंपनी से बुक करते हैं या किसी ऑफिस में जाकर अपना सामान ले जाते हैं और फिर पैसे अलग से हैंडल करते हैं कि गूगल पे के थ्रू उनके पास पैसे आ जाएं या कैसे भी। बट शैडोफैक्स ये चाह रही है कि जो सारे के सारे डायरेक्ट टू कस्टमर लोकल सेलर्स हैं, जो स्मॉल एसएमई कंपनीज हो सकते हैं या फिर इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं जो अपना सामान इंस्टाग्राम के थ्रू बेच रहे हैं, उन सबको ये सपोर्ट करें और उनकी टोटल लॉजिस्टिकल सपोर्ट ले, और उनसे अगर वो कैश ऑन डिलीवरी पे भी सामान बेचना चाहे तो उनसे कैश ऑन डिलीवरी की भी उनको सपोर्ट दे कि उनका सामान डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाए, उनके लिए पैसे भी इकट्ठे करे कैश के, उनको ला के दे, और उनका पर डिलीवरी पर बेसिस पे कुछ उनसे पैसे ले ले जो नॉर्मल कुरियर कंपनीज करती थी पहले। बट ये उनको पूरी तरीके से ऑनलाइन सपोर्ट देना चाह रहे हैं, ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग, ऑनलाइन वो क्लिक करें कि ये मुझे ऑर्डर देना है, उनके घर से आगे कलेक्ट कर लें, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, और जाके उनके कस्टमर को दे दें। और अगर उनको पैसे में सपोर्ट चाहिए, कैश ऑन डिलीवरी, तो ये भी उनका सपोर्ट दें। तो ये उनका बहुत ज़्यादा ग्रोइंग एक बिजनेस है। और मैनेजमेंट ने बोला है कि अपने प्रेजेंटेशन में ही बनाया कि इस साल में 150% की ग्रोथ हुई है डायरेक्ट टू कस्टमर में, अराउंड 2.5 टाइम्स हो गया कंपेयर टू लास्ट ईयर डायरेक्ट टू कस्टमर। ये अभी भी एक बहुत छोटा सेगमेंट है, बट मैनेजमेंट इज वेरी मच एक्साइटेड अबाउट दिस सेगमेंट्स ग्रोथ इन द फ्यूचर। तो देखिए, ये जो शैडोफैक्स है, ये बिजनेस मॉडल से हमको समझ में आता है कि ये लॉजिस्टिकल कंपनीज है जो पूरी तरीके से, जो इंडिया में ई कॉमर्स का बूम आए, इंटरनेट की वजह से 5 मिनट्स 10 मिनट्स डिलीवरी, क्विक कॉमर्स का बूम आए, उसका एक पूरी तरीके से प्रॉक्सी प्ले है, हर तरीके से उसमें सपोर्ट कर रही है। और अब जैसे बड़ी कंपनीज की जगह छोटी छोटी कंपनीज इसमें आएंगी जो अपना लॉजिस्टिकल सपोर्ट लेकर नहीं आ सकती, उसके साथ इसको काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की। और आज के टाइम पे शैडोफैक्स अराउंड 15,500 पिन कोड्स में इंडिया में अवेलेबल है, और इंडिया में अराउंड टोटल 19,700 कुछ पिन कोड्स हैं जहाँ पे डिलीवरीज होती है। और शैडोफैक्स का टारगेट है कि अगले 2 साल में पैन इंडिया सारे 19,200 जितने भी पिन कोड्स हैं उसको डिलीवरी करने लगेंगे। एंड ऑफ FY27 तक ये 17,000 पिन कोड्स में डिलीवरी रहेंगे, और एंड ऑफ 28 तक ये सारे 19,000 पिन कोड्स में डिलीवरी करने लग जाएंगे। एंड करेंटली दे हैव 47 लाख स्क्वायर फीट ऑफ warehousing support they have in-house for them, and around 3,500 trucks they have. They don't own these trucks, but उनके नेटवर्क में इतने ट्रक्स हैं जो इधर से उधर सामान सप्लाई करने के लिए यूज़ होते हैं। अब इसके बाद अगर हम इनके Q4 के और FY26 के रिजल्ट्स पे चलें कि कंपनी की क्या ग्रोथ रही है रेवेन्यू में और कैसा प्रॉफिट रहा है, तो देखिए Q4 में अगर हम देखें तो अराउंड 1237 CR की रेवेन्यूज़ रहे थे, जो अराउंड 73% की ग्रोथ है, और 22.6 करोड़ के ऑर्डर्स इन्होंने इस Q4 26 में दिए थे, जो अराउंड 100% की ग्रोथ है। और जो EBITDA इनका आया था दैट वाज अराउंड 81 CR विच इज 6.6% EBITDA मार्जिन के साथ। और कंपनी 2-3 क्वार्टर पहले तक प्रॉफिट नहीं बनानी थी, अभी प्रॉफिट शुरू हुआ है इनका बनाना 2 क्वार्टर से। तो प्रॉफिट की ग्रोथ के बारे में बात करके ज़्यादा फायदा नहीं है, बट रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 73% रही है एरिया में और दिस क्वार्टर की। और अगर पूरे साल की बात करें तो अराउंड 4202 CR इनका रेवेन्यूज़ रहे हैं, और 69-70% की ग्रोथ है FY25 के कंपेरिजन में FY26 में। और अराउंड जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं वो 72 CR ऑर्डर्स इन्होंने डिलीवर किए हैं पूरे साल में, और अराउंड 66% की ग्रोथ रही है। तो अगर आप देखें क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज़ मोर कंपेयर टू ईयर ऑन ईयर पूरे ईयर की ग्रोथ। इसका मतलब हर क्वार्टर में ग्रोथ इनकी इंक्रीज़ हो रही है, और मैनेजमेंट की गाइडेंस भी ऐसी है कि होपफुली ये ग्रोथ आगे कंटिन्यू रहेगी। और पूरे साल के EBITDA मार्जिन अराउंड 5% रहे। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कॉनकॉल में चलें और कॉनकॉल में मैनेजमेंट ने क्या गाइड किया है, तो देखिए कॉनकॉल की स्टार्ट इनकी बहुत इंटरेस्टिंग थी। जो इनके फाउंडर हैं, वन ऑफ द को फाउंडर हैं अभिषेक बंसल, उन्होंने जो कंपनी के रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में बताया, थोड़ा बहुत ग्रोथ के बारे में बताया, बट उसके बाद उन्होंने काफ़ी क्लियरली बताया कि कौन से 5 फैक्टर्स हैं जिसके बेस पे ये फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ होने वाली है, उसको ड्राइव करने वाले हैं, जो इनको समझ में आया। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो आपको समझ में आएगी कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है, और इनफैक्ट इंडिया का क्विक कॉमर्स का जो ओवरऑल सिनेरियो है, ओवरऑल बिजनेस है, सेक्टर है, वो भी किस तरीके से किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इन्होंने पहला ड्राइवर जो अपनी ग्रोथ का बताया वो बताया D2C और SME कंपनीज, जो मैंने पहले भी बताया कि ये जो डायरेक्ट टू कस्टमर कंपनीज हैं, जो डायरेक्ट टू कस्टमर लोग हैं जो इंस्टाग्राम वगैरह यूट्यूब से डायरेक्टली अपना माल बेचना चाहते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोथ ड्राइविंग देयर ग्रोथ दे से सेइंग। और अभी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कम है, और जैसे कि बताया 150% की ग्रोथ है, एंड दे आर वेरी एक्साइटेड दैट दिस सेक्टर इज गोइंग टू कम अप इन अ वेरी बिग वे।
हर बंदा अपना सामान बेचना चाह रहा है आजकल ऑनलाइन, एंड इसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अराउंड 100 सेल्स पर्सन हायर किए ऑल ओवर इंडिया में, जो डायरेक्ट सपोर्ट करेंगे लोगों को ऑनबोर्ड करने के लिए। एंड दे हैव ओपनड ऑफिसेज इन टायर 2 सिटीज़, क्योंकि ये डायरेक्ट टू जो कस्टमर्स हैं जो ऑनलाइन बेच रहे हैं और जो एसएमई कंपनीज भी हैं, ये काफ़ी टायर 2 सिटीज़ में भी लोग हैं जो ऑनलाइन अपना सारा सेलिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने टायर 2 सिटीज़ में बहुत सारे ऑफिस खोले हैं, 100 लोगों को हायर किया है जो इन कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकें, इनको सपोर्ट दे सकें। और Shadowfax 360 इन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च करी जिसमें कम्प्लीटली ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग हो जाती है। आप उस पर जाके अपना अकाउंट बना सकते हैं और उसमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि भाई मुझे ये ऑर्डर डिलीवर करना है, ये एड्रेस आया है, मेरा ऑर्डर पिकअप कर लो और ले जाओ। तो 100% एंड टू एंड पूरा सपोर्ट है इसमें। एंड इस साल की ग्रोथ 150% रही है, एंड दे आर वेरी एक्साइटेड कि दिस सेगमेंट इज गोइंग टू ग्रो वेरी लार्ज। और इस सेगमेंट में दे हैव ऑल्सो टोल्ड कि मार्जिन्स भी बेटर है, क्योंकि इनको पर ऑर्डर कुछ मार्जिन्स मिलते हैं, जो भी 30 रुपये 40 रुपये एक ऑर्डर की कॉस्ट अराउंड कुछ ये लेते हैं। और ये कॉस्ट जो ये अमेज़न से या फ्लिपकार्ट वगैरह से उनके ऑर्डर डिलीवरी में पैसे लेते हैं, उससे ज़्यादा मार्जिन लुक्रेटिव है ये वाला सेगमेंट। एंड देयर मार्जिन इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज अगर ये सेगमेंट इंक्रीज हुआ। उसके बाद दूसरा सेगमेंट इन्होंने बनाया लार्ज ऑर्डर, बल्क ऑर्डर। इसका मतलब है बहुत हैवी आइटम जैसे वाइट गुड्स आइटम होते हैं, रेफ्रिजरेटर, एसी, इस टाइप के चीज़ों को ई कॉमर्स ऑनलाइन डिलीवरी करना। और इसमें दे हैव टोल्ड कि इनके जो रेगुलर कस्टमर्स हैं, बड़े कस्टमर्स हैं, दे आल्सो नीड सपोर्ट्स। और जो डायरेक्ट टू कस्टमर्स ऑनलाइन कंपनीज बेचने आती है, दे आल्सो नीड सपोर्ट्स, क्योंकि इन लार्ज ऑर्डर्स में क्या होता है कि डैमेज के चांसेस होते हैं और बड़े चांसेस होते हैं कि अगर कुछ डैमेज हो गया तो आपका सारा का सारा जो लॉजिस्टिक्स का प्रॉफिट है, सारा का सारा जो है डैमेज को रिपेयर करने में या कॉस्ट में ही चला जाएगा, क्योंकि आइटम की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है और उसको इतने भारी आइटम को ले जाने में पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। तो इसमें जो ये बड़ी कंपनीज है, दे नीड आउटसाइड थर्ड पार्टी लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो आराम से ले जा सकें। और वो थोड़ा थोड़ा अपना रिस्क भी एक तरीके से आउटसोर्स कर रहे हैं कि अगर लॉजिस्टिक्स में कुछ गड़बड़ हुई तो लॉजिस्टिक्स कंपनी का काम है उसको सही करके देना या इंश्योरेंस करके उसके पैसे को रिकवर करके देना। बट दे आर बिल्डिंग दिस कैपेबिलिटीज़ की ये लार्ज बल्क ऑर्डर्स को सप्लाई कर सके। एंड दे आर सेइंग कि अगर हम अच्छे से इसको कर पाए तो इसके मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड इस सेगमेंट में भी अराउंड 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है इनका रेवेन्यूज कंपेयर टू लास्ट ईयर। उसके बाद थर्ड जो ग्रोथ का आइडिया है वो यही है जो मैंने पहले बोला, अपने पिन कोड्स को इंक्रीज़ करना, ज़्यादा जगह एक्सपेंड करना। तो 15,000 से 17,000 से 19,000 पिन कोड्स तक ये अगले 2 साल में एक्सपेंड करके पूरे इंडिया में एक्सपेंड कर लेंगे। उसके बाद जो फोर्थ सेक्टर है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। वो जो मैंने पहले बोला था, वर्टिकल ई कॉमर्स लोगों को क्विक डिलीवरी करना, मतलब कि नाइका या कपड़े या जूते, जो ऐसी स्पेसिफिक कंपनीज हैं, वो ना सिर्फ ई कॉमर्स के थ्रू बनाई जाती है बल्कि वो क्विक कॉमर्स, मतलब 10, 15, 20 मिनट, 25 मिनट वाली जो डिलीवरी होती है ये करना चाहती है सारी की सारी कंपनीज। एंड दे हैव टोल्ड कि ऐसी ऐसी कंपनीज हैं इसमें कि जो ट्रेडिशनली जैसे कि घर का हार्डवेयर के आइटम, किचन के आइटम या पेंट आइटम, ऐसी ऐसी चीज़ें भी हैं जो मैनी कंपनीज वांट टू सेल थ्रू क्विक कॉमर्स। और उनको समझ में आ रहा है कि इनको छोटे पैकेजेस में जो लोगों को कंटिन्यूसली चाहिए, स्टेशनरी आइटम्स, ऐसी ऐसी चीज़ें जो ट्रेडिशनली हम क्विक कॉमर्स के लिए उतना नहीं सोचते थे, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं क्विक कॉमर्स में अपना सामान बेचना चाहती है। और इसको ये कंपनी पूरा सपोर्ट करना चाहती है, अपने खुद के डार्क स्टोर्स खोलेगी जैसे मैंने बोला, और इन सारी वर्टिकल ई कॉमर्स कंपनीज को क्विक कॉमर्स का सपोर्ट देगी 10 मिनट 20 मिनट डिलीवरीज में। और ये जो कंपनीज हैं ये अपने डार्क स्टोर्स तो खोल नहीं सकते, हर कोई जोमेटो स्विगी के लेवल के डार्क स्टोर्स नहीं खोल सकता। तो एक तरीके से ये ऑलमोस्ट पूरा जोमेटो और जोमेटो नहीं, ब्लिंकिट वाला और स्विगी इंस्टामार्ट वाला पूरा काम कर रही है इन कंपनीज के लिए। और इनके डार्क स्टोर्स में अलग अलग कंपनीज का सामान रहेगा और एक तरीके से मुझे लगता है ये एक डायरेक्ट कंपटीटर भी बन जाएंगे इंस्टामार्ट के लिए या ब्लिंकिट के लिए। एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग। और कंपनी ने ये भी बोला है कि मैनी इन्वेस्टर्स आल्सो वांट टू इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस एंड द कंपनीज दैट वांट टू सेल दे आर आल्सो वेरी मच एक्साइटेड इन सेलिंग। और आप मतलब जिस तरीके से प्रमोटर जी ने बताया है, दे आर आल्सो वेरी एक्साइटेड दैट दिस बिजनेस इज गोइंग टू ग्रो इन अ लार्ज वे इन द फ्यूचर। उसके बाद लास्ट में क्रिटिकल लॉजिस्टिक, जिसमें कि हाई वैल्यू आइटम्स, ज्वेलरी या कुछ वेयरेबल फैशन आइटम्स, वॉचेस, जो महंगे आइटम्स होते हैं उसके ई कॉमर्स पे डिलीवरी करना। दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज इन अ वे एंड दे आर ट्राइंग सम वेज कि कैसे ये हाई क्रिटिकल आइटम्स को ऑनलाइन डिलीवर कर सकें। और
इसमें भी मार्जिन ज़्यादा रहता है क्योंकि हाई वैल्यू आइटम्स है, उसमें सिक्योरिटी का बहुत बड़ा कंसर्न रहता है कि सामान चोरी ना हो जाए या फिर कुछ ख़राब ना हो जाए। तो दिस ऑल्सो दे आर कंसिडरिंग इज गोइंग टू ग्रो इन अ बिग वे एंड ऑल्सो गिव देम गुड मार्जिन। उसके बाद मैनेजमेंट ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कॉन कॉल में कि दे हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो अगर ऑपरेशंस अपने 10x कर देंगे जो आज के हैं, तो उनका ओवरऑल नेटवर्क डिज़ाइन जो ओवरऑल कंपनी में जिस तरीके से वो काम करते हैं, क्या उसी रेशियोज में चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत है या किस रेशियो में उनको बढ़ाना चाहिए कि वो 10x ऑपरेशंस को भी हैंडल कर पाएँ। सो उसके लिए दे हैव यूज्ड एआई एक्सटेंसिवली और बहुत सारे उन्होंने सिमुलेशंस रन किए हैं कि आज का जो बिज़नेस है अगर वो 10x वॉल्यूम्स को केटर करेगा तो उनका कैसा नेटवर्क डिज़ाइन होना चाहिए। और दे हैव टोल्ड कि एआई सिमुलेशन से बहुत सारी रिसर्च उन्होंने करी है पिछले कुछ महीनों में एंड दे हैव आइडेंटिफाइड 3 मेन थिंग्स फ्रॉम दिस। उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि एवरीथिंग टू ओन अंडर वन रूफ। उसका मतलब है कि जितने भी उनके वेयर हाउसेज हैं, सॉर्टिंग सेंटर्स हैं, लास्ट माइल हब्स हैं, वो सारे के सारे इनको खुद ही ऑपरेट करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली ये लोग वेयर हाउसेज रेंट पे देंगे, हो सकता है रियल एस्टेट खुद सारी ओन ना करें, बट दे शुड ऑल बी मैनेज्ड बाय द कंपनी। वो किसी और को ये मैनेजमेंट नहीं दे सकते एंड दे हैव टू इंश्योर एंड टू एंड जहाँ पर भी प्रोडक्ट्स जो गुड्स डिलीवर होने हैं वो स्टोर हों या जिस रूट के थ्रू जाएं वो जहाँ भी स्टोर हो किसी भी देर के लिए, वो सारे के सारे इन्हीं के अंडर कंट्रोल में होने चाहिए और वो 10x ऑपरेशंस भी हो जाएं तो ये वाली चीज़ वो किसी को आउटसोर्स नहीं कर सकते, खुद मैनेज करनी होगी। और सेकेंड पॉइंट था उनका रिड्यूस द नंबर ऑफ नोड्स। उसका मतलब है कि जो ये लास्ट माइल हब सॉर्टिंग सेंटर्स बनाते हैं, बहुत सारे नोड्स रहते हैं ये, और ख़ासतौर पे लास्ट माइल हब्स बहुत सारे रहते हैं जो लास्ट में जाके एक्चुअल एड्रेस पे जाके डिलीवरी करनी होती है, तब जो स्टोर करते हैं पार्सल्स को या गुड्स को, तो वो नोड्स इनको रिड्यूस करने चाहिए। बहुत ज़्यादा नोड्स एक ही शहर में हर कुछ किलोमीटर में बना के फ़ायदा नहीं है। दे हैव टू इंश्योर ऑपरेशनल एफिशिएंसी की नोड्स कुछ किलोमीटर तक दे पाएँ। दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर द ई कॉमर्स बिजनेस, मे बी नॉट फॉर द क्विक कॉमर्स क्योंकि वो तो डार्क स्टोर्स पे डिपेंडेंट है, बट ई कॉमर्स के लिए नंबर ऑफ नोड्स इनको रिड्यूस करने की ज़रूरत है इन देयर ओन सिस्टम जब वो 10x ऑपरेशन हैंडल करेंगे। और थर्ड पॉइंट ये बताया कि एवरीथिंग ऑन द रोड टू बी आउटसोर्स। उसका मतलब ये है कि जो ट्रक्स हैं, जो लास्ट माइल डिलीवरी के जो इनके ऑपरेटर्स हैं जो स्कूटर पे जाके घर पे जाके सामान देते हैं या बाइक पे जाके, ऑल दोज थिंग्स दे नीड टू आउटसोर्स। उनको कोई ज़्यादा ट्रक्स खुद खरीदने की ज़रूरत नहीं है और जो स्कूटर्स हैं, जो बाइक्स हैं, जो बंदे उनको डिलीवर कर रहे हैं, उनको खुद हायर करने की ज़रूरत नहीं। बट इसमें एक फैक्टर उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो रहा है, रोड्स बेटर हो रही हैं एंड नंबर ऑफ ट्रक्स ऑन द रोड्स आर गोइंग टू इंक्रीज एक्सटेंसिवली। तो आसानी से इनको आउटसोर्स करने के लिए ट्रक्स मिल जाएंगे एंड दे डोंट नीड टू बाई दीज ट्रक्स। और ये ट्रक्स बाई करके इनफैक्ट ओवर सप्लाई भी हो सकती है कुछ सालों में वर्ल्ड साइड। तो बेसिकली ये 3 चीज़ें उन्होंने बताई जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि आजकल हम बोलते हैं कि एआई किस तरीके से कंपनीज को अफेक्ट कर रहा है, तो एआई इंडिया में भी कंपनीज किस तरीके से एआई का फ़ायदा उठा सकती हैं। वी से दैट इंडिया में कोई एआई प्ले नहीं है, बट जो नई कंपनीज आ रही हैं वो कैसे अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को, अपने फ्यूचर को बेटर करने के लिए एआई का यूज़ कर सकती है। इसका मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल लगा ये। नेक्स्ट हम चलते हैं कि Q&A क्या रहा कॉन कॉल में, क्या लोगों ने सवाल पूछा और मैनेजमेंट ने किस तरीके से उसका जवाब दिया और उससे हम क्या समझ सकते हैं फ्यूचर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन ये था मैनेजमेंट से कि जो दे आर सेइंग कि मार्केट शेयर इज गोइंग टू इंक्रीज स्पेशली इन द ई कॉमर्स सेक्टर, वो मार्केट शेयर इज कमिंग फ्रॉम वेयर? क्या कंपटीटर्स का मार्केट शेयर कम हो रहा है और जो बड़े बड़े लॉजिस्टिकल कंपनीज हैं, मतलब लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, वो जो इन हाउस लॉजिस्टिक्स करती हैं वो कम हो रहा है या मार्केट शेयर ही बढ़ रहा है? तो बेसिकली व्हाट दे सेड कि मार्केट शेयर बढ़ने की वजह से इनका मेनली बढ़ेगा जो ग्रोथ है, एक तो ओवरऑल इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट ही बढ़ेगा अराउंड 15% से, एक वहाँ से ग्रोथ आएगी, प्लस मार्केट शेयर बढ़ने की वजह से अलग से 10-15% की ग्रोथ आएगी। बिकॉज जो अभी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स में 4-5 कंपनीज हैं, उसमें से जो बॉटम की 2-3 कंपनीज हैं वो अपना मार्केट शेयर कंटिन्यूसली लूज कर रही हैं और जो टॉप 2 कंपनीज हैं वो ही मेनली कंसोलिडेट करेंगी, वही ग्रो करेंगी। तो मार्केट में कंसोलिडेशन आएगा और मेनली इनकी ग्रोथ जो है अदर थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनीज का शेयर कम होने से और ओवरऑल मार्केट बढ़ने की वजह से ग्रो करेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में कि जैसे ईरान वॉर की जैसे फ्यूल प्राइसेस बढ़े हैं, बट हाउ इट विल अफेक्ट देयर बिजनेस। तो इस यहाँ पर भी उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, लोग ट्रैवल कम करते हैं, स्पेशली इंटरनेशनल ट्रैवल, तो एक्चुअली लोग होम डिलीवरी ज़्यादा मंगाते हैं बिकॉज दे डोंट स्पेंड इन इंटरनेशनल बिग ट्रैवल्स। लोग घर पे जब रहते हैं, ज़्यादा टाइम घर पे स्पेंड करते हैं छुट्टियों में, वीकेंड में या कोई लॉन्ग वीकेंड में, देन दे टेंड टू ऑर्डर मोर ऑनलाइन। और ये कोविड में भी रहा है, उसके बाद भी रहा है।
तो व्हाट दे सेंड कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि अगर, और इनके साथ हुआ भी है थोड़ा सा, व्हाट दे आर सेइंग कि घर पे रहते हुए लोग ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, तो दिस इज़ अ गुड सिचुएशन एक्चुअली फॉर देम। और सेकेंडली फ्यूल प्राइस बढ़ने से व्हाट दे आर सेइंग कि फ्यूल इज़ अराउंड 10% ऑफ देयर टोटल एक्सपेंसेस, और जितने भी इनके कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं मोस्टली वो ऐसे रहते हैं कस्टमर्स के साथ कि फ्यूल इज़ अ सेपरेट पोर्शन क्लियरली डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट, और उसका सरचार्ज बढ़ता रहता है जैसे जैसे फ्यूल के प्राइस बढ़ते हैं। तो जितना परसेंट फ्यूल का प्राइस अगर गवर्नमेंट इंक्रीज करती है, ये अपने चार्जेस भी उस तरीके से इंक्रीज कर देते हैं। बट इसमें सर्टेनली दे टोल्ड कि फ्यूल का प्राइस अगर बहुत बढ़ गया तो इनके कस्टमर्स के लिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, विच माइट अफेक्ट देयर मार्जिन्स एंड मे बी द ओवरऑल वॉल्यूम्स। बट अभी देखिए जून में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है फिर से क्रूड ऑयल नीचे आ गया है, सो आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा इफेक्ट करेगा ये इनके बिजनेस को। उसके बाद ग्रोथ के बारे में पूछा कि हाउ शुड वी लुक एट द ग्रोथ, एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि अराउंड 40-50% ग्रोथ कैन बी एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट ईयर। बट यहाँ पे मैनेजमेंट थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहा। दे हैव टोल्ड दैट दे आर गाइडिंग ओनली फॉर 27-30% ग्रोथ विच दे एक्सपेक्ट टू डू एंड विच दे आर कॉन्फिडेंट टू डू। उसके ज़्यादा की ग्रोथ गाइडेंस वो नहीं देना चाहेंगे। एंड ये जो 30% ग्रोथ है इसमें दे आर सेइंग कि अराउंड 50-55% ग्रोथ ऑफ दिस टोटल 30% विल कम फ्रॉम ओवरऑल e-commerce market expansion, और अराउंड 40-45% ग्रोथ विल कम फ्रॉम अदर थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। उनका जो मार्केट शेयर कम होगा, तो मार्केट शेयर गेन की वजह से अराउंड 40% इनकी ग्रोथ होगी, जो भी अगर मान लीजिए 100 रुपये बढ़ते हैं अगर ग्रोथ में, और अराउंड 50-55 रुपये बढ़ेंगे बिकॉज ऑफ ओवरऑल ई-कॉमर्स मार्केट ग्रोथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे इंटरेस्टिंग है, मार्जिन्स के बारे में। पीपल आस्क कि आपका मार्जिन्स हाउ इट इज़ एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव एंड व्हाट इज़ द अल्टीमेट मार्जिन व्हेन द बिजनेस स्टेबलाइजेस दैट यू आर लुकिंग फॉर। जो जितना भी इन्होंने कैपेक्स किया, इन कैपेक्स का पूरा यूटिलाइजेशन जब इनके पास आ जाएगा तो हाउ मच मार्जिन दे आर एक्सपेक्टिंग टू बी द कांस्टेंट मार्जिन। तो इसमें मैनेजमेंट ने काफ़ी क्लियर लंबा जवाब दिया और काफ़ी क्लियरली मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी को बताया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे टोल्ड कि जो इस टाइप का बिजनेस है अल्टीमेटली देयर मार्जिन्स शुड सेटल एट हेल्दी डबल डिजिट, तो अराउंड 12, 13, 14 इस टाइप का मार्जिन्स होना चाहिए। तो अगर आप इस साल का FY26 का देखें तो एबिटा मार्जिन अराउंड 5% के आसपास था। सो दिस मच मार्जिन एक्सपेंशन का उनके पास स्कोप है। एंड व्हाट दे टोल्ड कि अभी से लेके नेक्स्ट ईयर और उसके नेक्स्ट ईयर 2 साल तक दे आर एक्सपेक्टिंग कि एवरी ईयर 1 से 1.5% मार्जिन्स बढ़ेगा। तो अभी जो 5% है वो FY27 में 6 से 6.5 हो जाना चाहिए, और FY28 में 7.5 से 8% के आसपास हो जाना चाहिए। और उसके बाद FY29 से एवरी ईयर 2% से मार्जिन एक्सपेंशन होगा, 200 बेसिस पॉइंट्स बेसिकली। उसके बाद 10% हो जाएगा मार्जिन FY29 में अप्रॉक्सीमेटली देयर सेइंग, और FY30 में 12% मार्जिन हो जाना चाहिए। और उसके बाद शायद 13-14% पे जाके मार्जिन सेटल डाउन हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें जो कैपेक्स है दे आर सेइंग कि मोस्ट ऑफ द कैपेक्स दे हैव डन नाउ, ऑल्दो दे विल कीप डूइंग सम कैपेक्स एवरी ईयर। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं होगा इन एब्सोल्यूट टर्म्स। तो जितना एब्सोल्यूट कैपेक्स इन्होंने इस FY26 में दिया था विच इज़ अराउंड 180 CR के आसपास, उतना ही एब्सोल्यूट कैपेक्स ही अगले साल भी करेंगे। तो क्योंकि सेल्स बढ़ने वाली है तो सेल्स का एज अ परसेंटेज कैपेक्स कम होता रहेगा। तो बिकॉज कैपेक्स एज अ सेल्स का परसेंटेज कम होता रहेगा तो इनको धीरे धीरे ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता रहेगा, उनका कैपेक्स यूटिलाइज होता रहेगा, और जो मार्जिन्स का एक्सपेंशन की ट्रेजेक्टरी मैनेजमेंट ने बहुत क्लियरली बताई है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनके वैल्यूएशन में, जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद डार्क स्टोर्स का जो उन्होंने अपने PPT में बताया था कि 15 से ये 100 करने वाले हैं, तो उनसे पूछा गया हाउ इज़ देयर डार्क स्टोर एक्सपीरियंस, और कैसे इनका एक्सपीरियंस रहा है डार्क स्टोर्स रन करने का, और हाउ कॉन्फिडेंट दे आर ऑफ गेटिंग प्रॉफिटेबल इन डार्क स्टोर। सो व्हाट दे हैव टोल्ड कि 2 साल से वो ये डार्क स्टोर्स रन कर रहे हैं 15, और इसमें से 15 में से अराउंड 10-11 एक ही शहर में है। एंड दे हैव मॉनिटर्ड इट वेरी क्लोजली एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या इनके यूनिट इकोनॉमिक्स रहते हैं, कैसे डार्क स्टोर्स प्रॉफिटेबल हो सकता है, कितना डिस्टेंस होना चाहिए। एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट नाउ कि द बिजनेस मॉडल ऑफ अ डार्क स्टोर दे हैव क्रैक्ड एंड दे आर कॉन्फिडेंट ऑफ ग्रोइंग, और 100 डार्क स्टोर्स ये FY27 में कर लेंगे व्हाट दे हैव टोल्ड। एंड दे आर ऑलरेडी इन डिस्कशन विद अराउंड 15 कस्टमर्स, बिकॉज देखिए ये सारे के सारे डार्क स्टोर मोस्टली सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल ई कॉमर्स के लिए यूज़ होंगे, नॉट फॉर ब्लिंकिट और अमेजन और फ्लिपकार्ट, बट जो वर्टिकल ई कॉमर्स मतलब नाइका या फिर कोई ऐसे लोग जो व्हाट दे टोल्ड कि अपैरल कंपनीज या फुटवेयर कंपनीज या ऐसे कोई स्पेसिफिक वन कैटेगरी के जो वर्टिकल ई कॉमर्स वाले हैं, क्विक कॉमर्स पे जो अपना सामान बेचना चाहते हैं, सो वो ही ये यूज़ करने वाले हैं। और उनके पास बिल्कुल भी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स का खुद की इन हाउस लॉजिस्टिक्स का बिल्कुल भी स्कोप नहीं है, एंड दोज पीपल डोंट वांट टू स्पेंड इन दैट। सो 15 कस्टमर्स ऑलरेडी इनकी बात चल रही है डार्क स्टोर्स के थ्रू क्विक कॉमर्स की डिलीवरी करने की। सो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि 3-4 महीने में दे सेड कि दीज डार्क स्टोर्स कैन बिकम
मार्जिन पॉजिटिव एंड मंथली सेल्स अच्छी हो सकती है इन डार्क स्टोर्स के थ्रू, व्हाट दे आर सेइंग। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग सवाल था, समवन आस्क्ड कि जो इनका D2C और SME का बिजनेस है, जो उन्होंने बोला था डायरेक्टली छोटी छोटी कंपनीज जो इनको बिजनेस देना चाहती है, उनका कितना मार्केट शेयर है और सॉरी कितना रेवेन्यू में शेयर है आउट ऑफ द टोटल रेवेन्यू, क्योंकि इन्होंने क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स का अलग अलग तो बताया बट एग्जैक्टली कस्टमर वाइज रेवेन्यू बेस नहीं बताया। तो उसमें मैनेजमेंट ने बोला कि दे डू नॉट शेयर दिस काइंड ऑफ मेट्रिक्स, वो कुछ D2C और SME का कितना शेयर है दैट इज देयर बिजनेस सीक्रेट सॉर्ट ऑफ, और वो शेयर नहीं करना चाहिए। बट दे टोल्ड इज कि इट इज ग्रोइंग वेरी हाई, बट दे हैव टोल्ड 150% से ग्रो हुआ है इस साल में, और इट इज ऑलरेडी इन हेल्दी डबल डिजिट। सो आई थिंक 10-15% का शेयर ऑलरेडी आ चुका है D2C में। और जो इन्होंने शुरू में बताया था कि ये टायर 2 सिटीज़ में अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव्स ऐड कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देख रहे हैं इसमें, तो ये इनके लिए एक मेजर सेक्टर है। और इसी से रिलेटेड एक और सवाल था कि इस सेगमेंट में अमेजन इज ऑल्सो ट्राइंग टू एंटर। रिसेंटली अमेजन ने फिर से कुछ अनाउंसमेंट किए हैं कि वो एज अ लॉजिस्टिक कंपनी लॉजिस्टिकल सपोर्ट ऐसे लोगों को देंगे। सो हाउ डू दे थिंक कि अमेजन एज अ कंपटीटर इनके लिए रहेगा? तो यहाँ पे भी मैनेजमेंट ने एक काफ़ी क्लियर रिप्लाई दिया, बट दे टोल्ड कि देखिए दीज D2C या नॉर्मल जो लॉजिस्टिक वाले कस्टमर्स रहते हैं दो टाइप के हैं। वन इज़ लार्ज कंपनीज वर्टिकल लॉजिस्टिक्स की लाइक नाइका एक्सेट्रा, वो कभी भी अपने डिलीवरीज के लिए अमेजन लॉजिस्टिक्स का यूज़ नहीं करना चाहेंगे बिकॉज दे हैव डाटा शेयरिंग इश्यूज। अमेजन विल अंडरस्टैंड कि कहाँ पे कौन से कस्टमर है जो इन प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं, और अमेजन वहाँ पे इनके कंपटीटर्स को बेचना शुरू कर सकते हैं। सो क्योंकि अमेजन हमेशा इनके लिए एक कंपटीटर भी रहता है जो सेलिंग कंपनीज के लिए, तो अमेजन एज अ लॉजिस्टिक वो यूज़ नहीं करना चाहेंगे अपने क्विक कॉमर्स को या सेलिंग को। और दूसरा इनका पॉइंट था जो छोटे कस्टमर्स होते हैं, दे सर्टनली वांट टू यूज़ अमेजन, बट वो यूज़ तो करते हैं, बट जब कुछ फेस्टिवल सीजन आता है, बिग बिलियन डेज आते हैं, या जब हाई डिलीवरी का टाइम आ जाता है, उस वक्त अमेजन ऑलवेज पास्ट में ऐसा हुआ है कि अपनी खुद की इन हाउस लॉजिस्टिक्स को प्रायोरिटाइज करता है, और जो छोटे छोटे कस्टमर्स होते हैं जिसको बहुत छोटा कुछ हज़ारों का बिजनेस करना है या कुछ लाखों का बिजनेस करना है, अपना खुद का सामान सिर्फ अमेजन के लॉजिस्टिक्स से बेचना है, और वो ऑर्डर सारे खुद से ले रहा है, अमेजन को एज अ ओनली लॉजिस्टिक्स कंपनी यूज़ कर रहा है, उनकी प्रायोरिटी लो हो जाती है अमेजन में, और अमेजन अपने इन हाउस जो सामान बेच रहे हैं उनको हाई प्रायोरिटी करता है। तो इन दो फैक्टर्स की वजह से बट दे आर कॉन्फिडेंट कि अमेजन को कोई भी इस टाइप के D2C कस्टमर्स फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं रखेंगे, और इस टाइप की थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स को ही अपना लॉजिस्टिक्स हैंडल करने के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस रखेंगे। और अमेजन ये ट्राई कर रहे हैं इंडिया में ऑलरेडी 3-4-5 साल से, ऐसा नहीं है कि अमेजन ने अभी तक ट्राई नहीं किया है, और वो सब्सटेंशियली कुछ ग्रो नहीं कर पाया बट दे हैव टोल्ड। सो दे थिंक कि एज अ बिजनेस मॉडल अमेजन शुड नॉट बी अ मेजर चैलेंज फॉर देम। सो ये कॉन कॉल के मेजर जो हाईलाइट्स थे वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक इनका वैल्यूएशन एनालिसिस भी कर लेते हैं। सो देखिए, अगर कंपनी को हम अभी देखते हैं तो अराउंड 12,000 करोड़ का इनका 13,000 करोड़ से ज़्यादा इनका मार्केट कैप हो चुका है, और इनका करंट पी देखेंगे तो अराउंड 110 का है, 110 को क्रॉस कर चुका है। तो अगर आप नॉर्मली जो मैनेजमेंट ने बोला 30% की ग्रोथ होगी, अगर हम मान लेते हैं 30% की ग्रोथ है ना, 110 पी एक आप ऊपरी तरफ से देखेंगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन है, और क्या सही में इन्वेस्टमेंट सेंस बढ़ता है इस सेंस में, इस करंट कंडीशन में कंपनी में। बट अगर हम इसको थोड़ा डीप में समझें तो इनका जो मार्जिन का इंप्रूवमेंट का जो उन्होंने गाइडेंस दिया वही इनका मेन लीवर है जो इनको करंट वैल्यूएशंस को थोड़ा सा जस्टिफाई कर सकता है। अगर हम इस वैल्यूएशन को FY27 का प्रॉफिट निकालने की कोशिश करें तो देखिए अराउंड 4,080 करोड़ की सेल्स हुई थी इन FY26 में, और हम अगर 30% से सेल्स ग्रोथ माने जो मैनेजमेंट ने गाइड किया है तो अराउंड 5,300 CR समथिंग आएगा। बट इस साल अराउंड 5% के EBITDA मार्जिन रहे थे, एंड फॉर FY27 मैनेजमेंट इज गाइडिंग की 1 to 1.5% इंप्रूवमेंट होगा। तो अराउंड हम अगर 6.5% के EBITDA मार्जिन मान लेते हैं तो इनका जो EBITDA आएगा वो अराउंड 5,000 CR का 6.5% आप निकालेंगे तो 350 CR आ जाएगा। तो जो इस बार का EBITDA था वो 200 CR था, तो अराउंड 70% से ज़्यादा की ग्रोथ है इन EBITDA बिकॉज ऑफ दिस मार्जिन इंप्रूवमेंट। और अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालें इसमें तो देखिए इनका डेट तो कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा है, डेट काफ़ी कम है बैलेंस शीट पे, तो इंटरेस्ट जितना इस साल रहा है उतना ही रहेगा, और डेप्रीसिएशन थोड़ा बढ़ेगा। जो Q4 का आप डेप्रीसिएशन मान लीजिए उसी रन रेट से अगर बढ़ता रहा डेप्रीसिएशन तो अराउंड 30-40 करोड़ का एक्स्ट्रा डेप्रीसिएशन आ जाएगा अगले साल कंपेयर टू दिस साल। बट इनका जो अदर इनकम है वो भी बढ़ना चाहिए बिकॉज इनके रिजर्व बढ़ गए हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो जो इनको इंटरेस्ट इनकम होती है बिकॉज ऑफ दैट रिजर्व वो भी बढ़नी चाहिए 40-50 करोड़। तो ये आपस में ऑफसेट हो जानी चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली। तो इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इस तरीके से अराउंड निकल के आएगा 240-250 CR के आसपास। और पिछली बार प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 CR था और इन्होंने कोई टैक्स नहीं दिया था, तो अगर बिकॉज पुराना एक्यूमुलेटेड लॉसेज है इनके पास
तो अगर टैक्स नहीं देते हैं तो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगले साल 250 CR हो सकता है, जो अभी 100 समथिंग CR था। तो मोर देन 2.5 टाइम्स प्रॉफिट बढ़ सकता है, और अगर थोड़ा टैक्स देना पड़ा अगले साल तो मोर देन 2 टाइम्स तो इनका प्रॉफिट हो ही सकता है। तो अगर हम 200 या 250 CR के आसपास के बीच में इनका वैल्यूएशन करें, फॉरवर्ड पी निकालें, तो इनका फॉरवर्ड पी अराउंड निकल के आएगा 60 के आसपास, 60 टू 65 या 55 टू 65 डिपेंडिंग इनको टैक्स देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता। और फिर अगर हम इनकी जो प्रॉफिट की ग्रोथ है उसको अराउंड मान लें 70-80% या 100%, तो प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से इनका प्रॉफिट पैग रेशियो कम आता है। अब देखिए नॉर्मली पैग रेशियो हमेशा सेल्स ग्रोथ परसेंटेज पे निकाला जाता है, बट जिस तरीके से मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, आप फॉरवर्ड पैग रेशियो प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्टेशन के ऊपर भी निकाल सकते हैं। और अगर सिमिलरली FY28 का वैल्यूएशन करेंगे, ऑल दो 1 साल से ज़्यादा आगे का वैल्यूएशन आई जनरली डू नॉट एडवाइस कि हमें करना चाहिए, बिकॉज 2 साल में क्या क्या हो सकता है वी डोंट नो। बट जिस तरीके से मैनेजमेंट ने क्लियरली गाइड किया है मार्जिन्स के बारे में, तो FY28 में मार्जिन्स और बढ़ के जो है अराउंड 8% के आसपास हो जाएंगे, और 30% सेल्स बढ़ जाएगी। तो FY28 का फॉरवर्ड पी तो काफ़ी कम निकल जाएगा, 350 CR के आसपास इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो सकता है। तो इनका फॉरवर्ड पी FY28 का पी आई थिंक 35 या उससे भी कम आ सकता है। सो देखिए मेन प्ले इसमें यही है कि अगर इनका मार्जिन इस तरीके से इंप्रूव हुआ विद 30% सेल्स ग्रोथ, और इनको ऑपरेटिंग लीवरेज मिला, और इनके मार्जिन 5% से बढ़ के 6.5, 8, 9% हो गए अगले 2 साल में, 3 साल में, तो ये एक इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है। और इसका जो पी रेशियो करंट का इतना हाई है वो भी जस्टिफाई हो सकता है। बट अगर इनके मार्जिन इंप्रूव नहीं हुए तो फिर ये काफ़ी प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको ये अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है कि नहीं करना है, क्या इन्वेस्टमेंट सेंस आपको बनता है कि नहीं बनता। बिकॉज ये आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र, ये वीडियो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए था कि आप समझ जाएं कि कैसे कंपनीज़ की एनालिसिस करनी है, कैसे कौन कॉल को समझना हो, कैसे फ्यूचर पी को समझना है। सो यही देखिए जो रिस्क भी है कंपनी में, सबसे बड़ा जो बताना चाह रहा हूँ वो भी यही है कि इसका मार्जिन का जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है, क्या वो कंपनी मीट कर पाती कि नहीं कर पाती। Q1 FY27 में क्या होगा, क्या मार्जिन थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है, Q2 FY27 में क्या होगा, यही मार्जिन हमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैक करना है। क्योंकि देखिए मुझे पर्सनली भी लगता है कि शायद ग्रोथ तो कंपनी में आ जाएगी 30% की, इससे ज़्यादा की भी ग्रोथ आ सकती है इनफैक्ट, बट मार्जिन्स क्या इंप्रूव होंगे, क्या सही में इनका जो ऑपरेटिंग लेवरेज अब मिलने वाला है उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वही सबसे इंपॉर्टेंट प्ले है इस कंपनी का। और मार्जिन इंप्रूवमेंट पे ही मार्केट पूरा प्ले कर रहा है, जो इतना हाई वैल्यूएशन इस वक्त कंपनी को दिया हुआ है। तो आप भी जब आगे ट्रैक करें अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स, तो मार्जिन्स को जरूर देखें। अगर मार्जिन्स थोड़े ऊपर नीचे हुए तो इसको बहुत ज़्यादा पिटाई भी हो सकती है स्टॉक की। तो ये आज का वीडियो तो समझाने के लिए आपको शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। इस टाइप के और वीडियोज़ के प्लीज़ चैनल को फॉलो करिए, आपको कंपनी एनालिसिस, Q4 की एनालिसिस में और भी काफ़ी सारी कंपनीज मिल जाएंगी। और मैं कोशिश करूँगा और भी ऐसी ग्रोथ कंपनीज आगे कवर करूँ। और इस चैनल पे आपको इक्विटी के अलावा रियल स्टेट और जनरल फाइनेंशियल्स के भी वीडियोस मिलेंगे। मेरा नंबर स्क्रीन पर, अगर आपकी कुछ पर्सनल क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं उस नंबर पर। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।